आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी अणु के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। दूसरा कथन है, जब अणु के आवेश से संबद्ध बाह्य बल प्रत्यानयन बल से संतुलित हो जाता है तब अध्रुवी अणु में विस्थापन बंद हो जाता है। और तीसरा कथन है, अध्रुवी अणु प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। और इन तीनों से संबंधित हमें ये 4 विकल्प दे दिए हैं। नीचे हम इनको A, B, C और D कहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम अध्रुवी अणु के बारे में समझें। तो पहली विशेषता है इनके धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरी विशेषता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। भाई एक अणु के पास बराबर मात्रा में धनावेश भी है प्रोटॉनों के रूप में, ऋणावेश भी है प्रोटॉनों के रूप में बराबर मात्रा में, लेकिन दोनों के आवेश केंद्र एक ही बिंदु पर है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी 0 है। और द्विध्रुव बनने के लिए 2 शर्तें होती है कि 2 बराबर एवं विपरीत आवेश होने चाहिए और दोनों एक निश्चित दूरी पे रखे होने चाहिए। यहाँ दूरी तो है नहीं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। इसीलिए इसको हम अध्रुवी अणु भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक अणु है और इसका धनावेश केंद्र इस बिंदु पर है और इसी बिंदु पर इसका ऋणावेश केंद्र भी आ गया, दोनों एक ही बिंदु पर है, तो ये हो गया अध्रुवी अणु। और जब दोनों एक ही जगह पर है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाता है आवेश गुणित आवेशों के बीच की दूरी, तो 0 है, इसलिए P बराबर भी यहाँ पर 0 होता है। अब मान लीजिए कि ऐसे एक द्विध्रुव को हमने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया या अणु के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र हमने आरोपित किया। तो मान लीजिए कि हमने इसको E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। अगर ये धन आवेश है तो इस पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में होगा। मान लीजिए कितना बल लगाया, F1 कितना होगा, आवेश गुणित क्षेत्र। तो मान लेते कि आवेश Q है और क्षेत्र ही लगेगा। और यही विद्युत क्षेत्र जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश, इस पर जो बल लगाता है वो अपने दिशा के विपरीत इस तरफ लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अब आवेश तो समान है, बराबर है, उतना ही है, बस चिन्ह अलग है, लेकिन परिमाण तो बराबर है Q, क्षेत्र भी वही है E, तो बल भी उतना ही लगेगा F1। तो ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, आवेश केंद्रों को विस्थापित कर रहे हैं। और विस्थापित करके मान लीजिए इतनी दूरी पे ले आए, और जब ये विस्थापित हो गए, धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो यहाँ पर एक द्विध्रुव भी बन गया। इस द्विध्रुव को कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव। क्योंकि देखिए बल तो अभी भी लगा हुआ है, F1 धनावेश पर लगा हुआ है, F1 ऋणावेश पर भी लगा हुआ है, दाईं ओर और बाईं ओर। लेकिन अब आवेशों में यदि कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन बंद हो गया है, इसका मतलब है इन बलों को संतुलित करने वाला कोई बल उत्पन्न हो गया है, और वो बल निश्चित रूप से F1 के विपरीत होगा, इधर होगा। तो मान लेते कि ये बल है F2। ये बल क्यों उत्पन्न होगा, आवेशों के बीच कूलाम बल भी तो होता है। अब ये धनावेश ऋणावेश है तो उनके बीच में आकर्षण का बल होगा। तो ऐसे बल जो निकाय को पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो यदि ये F1 यानी हम विद्युत क्षेत्र को हटा दें, तो जैसे विद्युत क्षेत्र हटाओगे F1 अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
तो F2 क्या करेंगे, दोनों आवेशों को फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति पे ले आएंगे, और इसलिए इस F2 को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये कूलाम बल के रूप में हो सकता है, और भी कुछ बल लगते हैं वहां पर जो कि क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होते हैं। अब यदि बाह्य बल F1 आपका बाह्य बल है, F2 आपका प्रत्यानयन बल है। कल्पना करें कि दोनों बल आपस में बराबर हैं, F1 बराबर मान लेते हैं F2। तो किसी भी आवेश पर, जैसे कि आपने ऋण आवेश पे देखा, ऋण आवेश के ऊपर दो बल लगे हैं, F1 बाईं तरफ, F2 दाईं तरफ। धनावेश पे दो बल लगे हैं, F1 दाईं तरफ, F2 बाईं तरफ। अब ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, तो परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा, और जब परिणामी बल शून्य होगा तो निकाय में अर्थात अणु में अब विस्थापन बंद हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन के लिए बल चाहिए, बल नहीं है, परिणामी बल शून्य हो गया है, तो अब विस्थापन बंद हो जाएगा। तो F1 बराबर F2 यदि हो जाता है तो ये काम होगा कि विस्थापन बंद होगा। तो चलिए अब हम अपने कथनों पे आते हैं, देखते हैं कि कथन क्या कह रहे हैं। कथन 1 है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। तो हमने देखा भाई होते हैं विस्थापित, एक दाईं तरफ हो रहा है, एक बाईं तरफ, एक क्षेत्र की दिशा में हो रहा है, एक क्षेत्र के विपरीत। तो ये कथन तुम्हारा सत्य है। दूसरा, जब अणु के आवेश से संबद्ध बाह्य बल प्रत्यानयन बल से संतुलित हो जाता है तब अध्रुवीय अणु में विस्थापन बंद हो जाता है। ये भी हमने देखा कि बाह्य बल अर्थात विद्युत क्षेत्र का बल प्रत्यानयन बल के बराबर होता है तो विस्थापन बंद हो जाता है, क्योंकि परिणामी बल फिर शून्य हो जाता है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। और तीसरा, अध्रुवीय अणु प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, वो भी हमने देखा कि जब दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वह द्विध्रुव बन जाता है, और द्विध्रुव बन जाता है तो उसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने पहले ही बताया आपको, ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न के तीनों कथन सत्य हैं, और इसलिए जिस विकल्प में यह बात कहे कि तीनों सत्य है वही हमारा सही विकल्प होगा। तो देखिए कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं, तो हमने तो यही पाया कि तीनों सत्य हैं, तो सही हो गया। ये असत्य कहता है तो गलत, यहाँ भी असत्य आ रहा है, तीसरा असत्य कह रहा है तो गलत, और ये भी दूसरा असत्य कह रहा है तो ये भी गलत। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।